नमस्कार, मैं राजेश आर्य अनामिका सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। और आज का मेरा जो टॉपिक है वो है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि के अंतर्गत इसकी परिभाषा मैंने आपको बता दी थी और परिभाषा के अंतर्गत मैंने आपको बताया था किसी भौगोलिक क्षेत्र की जनसंख्या के आकार में, किसी भौगोलिक क्षेत्र की जनसंख्या के आकार में एक निश्चित समय में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। तो अब इसमें इस चीज को ध्यान रखा जाता है कि जनसंख्या बढ़े या जनसंख्या घटे, बढ़ने को धनात्मक और घटने को ऋणात्मक, बढ़ने को धनात्मक और घटने को ऋणात्मक, दोनों ही जनसंख्या वृद्धि के अंतर्गत आते हैं। अब किसी क्षेत्र में जनसंख्या मान लीजिए बढ़ने के बजाय घट गई, तो भी जनसंख्या वृद्धि के अंतर्गत आएगा, लेकिन उस जनसंख्या वृद्धि को हम ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि कहेंगे। और अगर जनसंख्या जितनी है वहां और आने वाले समय में 1 वर्ष में, 2 वर्ष में या 10 वर्षों के बाद जब उस क्षेत्र की जनगणना होगी और उसमें जनसंख्या बढ़ जाती है तो बढ़ने को हम धनात्मक वृद्धि कहेंगे। तो ये जनसंख्या वृद्धि के अंतर्गत आता है। अच्छा, इसमें जनसंख्या का अगर हम प्रतिशत निकालते हैं तो प्रतिशत निकालने के लिए जैसे इसमें 2 जनगणना वर्षों की जनसंख्या इसमें दी गई है। जैसे मान लीजिए हमारे देश की जनसंख्या 2011 के अनुसार हमारे देश की जनसंख्या थी 121 करोड़ और 2001 की जनसंख्या थी 102.7 करोड़। इसमें 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़ और 2001 की जनगणना के आधार पर 102.7 करोड़। तो ये कुल जनसंख्या इसमें बढ़ी कितनी, यानी 2001 की अपेक्षा 2011 की जनसंख्या कितनी बढ़ी है, तो इसमें 18.3 करोड़ जनसंख्या बढ़ी है। तो इस बढ़ी हुई जनसंख्या को हम कहेंगे निरपेक्ष वृद्धि। निरपेक्ष वृद्धि, ये जनसंख्या निरपेक्ष वृद्धि हो गई, यानी 2001 में जनसंख्या थी 102.7 करोड़ और 2011 में थी 121 करोड़। ये जनसंख्या बढ़कर, यानी इन दोनों समय अंतरालों के बीच में जनसंख्या बढ़ी है 18.3 करोड़ जनसंख्या बढ़ी है, जिसे हम निरपेक्ष वृद्धि कहेंगे। और इसका प्रतिशत निकालने के लिए इसमें सूत्र दिया गया है। जैसे इसमें है निरपेक्ष वृद्धि बटे, इसमें है पूर्व जनगणना वर्ष गुना 100। अब इसमें निरपेक्ष वृद्धि कितनी है, 18.3 करोड़। पूर्व जनगणना वर्ष हो गया पहले का 2001 गुना 100। तो इस सूत्र से हम जनसंख्या का प्रतिशत निकालेंगे कि कितने प्रतिशत जनसंख्या बढ़ी है। तो अगर इस आधार पर देखें तो 10 वर्षों में जनसंख्या का जो बढ़ने का प्रतिशत है वो है 17.81% की वृद्धि दर। तो ये हम प्रतिशत से इसको जनसंख्या को व्यक्त कर सकते हैं। इसके बाद आता है विश्व जनसंख्या वृद्धि। तो विश्व जनसंख्या वृद्धि के अंतर्गत इसमें जनसंख्या वृद्धि के कारण, विश्व में जनसंख्या बढ़ी है, जो जनसंख्या के बढ़ने का कारण क्या है, जनसंख्या वृद्धि का
जनसंख्या वृद्धि के कारण। तो जनसंख्या बढ़ने के कारण क्या हैं? इसमें मुख्य आपको कम से कम 4 कारण तो आपको ध्यान रखने ही हैं, लेकिन मैं आपको इसमें बता देता हूं जनसंख्या वृद्धि के कौन कौन से कारण हैं। तो पहला कारण है इसमें मृत्यु दर में गिरावट। नंबर 1, मृत्यु दर में गिरावट। जन्म दर की अपेक्षा मृत्यु दर कम है, जन्म लेने वाले अधिक हैं और मरने वाले लोगों की संख्या कम है, जिस कारण जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। दूसरा कारण है इसमें खाद्य पदार्थों की निश्चित आपूर्ति। सेकंड पॉइंट है इसमें खाद्य पदार्थों की निश्चित आपूर्ति। खाद्य पदार्थों की निश्चित आपूर्ति के कारण आज अगर देखा जाए तो देश में भूख से कोई नहीं मर रहा। सरकार सभी के लिए भोजन की आपूर्ति उपलब्ध करा रही है और भोजन की आपूर्ति होने के कारण जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। इसके बाद है औद्योगिक विकास। पॉइंट नंबर 3 है औद्योगिक विकास। तो औद्योगिक विकास के अंतर्गत उद्योगों का विकास होने के कारण लोगों के पास रोजगार के साधन हैं, और रोजगार के साधन हैं तो लोगों के पास खान पान रहन सहन भी बेहतर है, और लोगों के पास रोजगार का साधन होने के कारण खान पान रहन सहन बेहतर होने के कारण, शिक्षा की प्राप्त सुविधाएं होने के कारण, चिकित्सा की प्राप्त सुविधाएं होने के कारण जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसके अलावा पहले की अपेक्षा, पहले राजा महाराजाओं का समय हुआ करता था, युद्ध हुआ करते थे, बहुत सारी जनसंख्या जो यूं ही व्यर्थ में ही मर जाती थी। लेकिन आज विश्व में अगला पॉइंट है शांति और सुरक्षा। विश्व में शांति और सुरक्षा होने के कारण आज हम सुरक्षित हैं। आज हमको किसी भी बाहरी आक्रमण का कोई भय नहीं है। तो इस कारण भी जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और 5वां पॉइंट है इसमें जैसे प्रवास। तो प्रवास मृत्यु दर की तुलना में उच्च जन्म दर के कारण जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगी है। यूरोप के लोग हैं जो बड़े पैमाने पर अन्य देशों की ओर उन्होंने प्रवास किया और अन्य देशों में प्रवास करने के बाद वहीं पर जाकर वो रहने लगे। और अमेरिका की जनसंख्या में अगर देखा जाए तो अमेरिका की करीब 80% जनसंख्या यूरोप साइड के लोगों की बसी हुई है। तो प्रवास के कारण भी जनसंख्या में तीव्र गति से विकास हुआ है। ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। इसमें कम से कम आपको 4 और 5 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं कि जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या हैं। अब इसमें अगला पॉइंट आता है, इसमें जनसंख्या के बढ़ने से समस्याएं क्या हैं। जनसंख्या जो लगातार बढ़ रही है आज विश्व में या हमारे भारत में आप देखें तो हमारे भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो जनसंख्या के बढ़ने से हमारे सामने आगे आने वाले समय में कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होने वाली हैं। तो इसमें समस्या के अंतर्गत कौन कौन सी समस्याएं हमारे सामने आने वाली हैं। तो अगर इसमें देखा जाए दिन प्रतिदिन संसार के सामने, विश्व के सामने जनसंख्या की समस्या उत्पन्न हो रही है और सभी विकसित देश, विकासशील देशों की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। विकसित देशों ने अपनी जनसंख्या के ऊपर नियंत्रण कर रखा है, लेकिन आज अगर देखा जाए तो विश्व में सबसे अधिक विकसित देश हैं वो चिंताग्रस्त हैं कि अगर विकासशील देश इसी तरह से जनसंख्या बढ़ाते रहे तो उनका क्या होगा। उनके सामने क्या समस्याएं आएंगी। उनके सामने मुख्य रूप से जो समस्याएं आने वाली हैं वो समस्याएं हैं कि उनके संसाधन भी कम पड़ जाएंगे। वो लोग अपने
उद्योगों को चलाने के लिए विकासशील देशों के संसाधनों पर निर्भर हैं। जब विकासशील देशों की अपनी पूर्ति नहीं होगी तो वो अपने संसाधनों को विकसित देशों को कैसे देंगे। तो इसीलिए जनसंख्या भारत की बढ़ रही है और उस जनसंख्या के बढ़ने से अमेरिका चिंताग्रस्त है। जनसंख्या भारत की बढ़ रही है, यूरोपीय देश उससे चिंतित हैं। तो यूरोपीय देश इसलिए चिंतित हैं कि भारत से जो वो संसाधन प्राप्त करते थे वो संसाधन उनको कैसे मिलेंगे, उनके उद्योग कैसे चलेंगे। तो ये समस्याएं हैं। समस्या के अंतर्गत पहली है अत्यंत तीव्र और भयावह वृद्धि, यानी जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ती जा रही है। और एक अनुमान के अनुसार अगर इसमें देखें कि जनसंख्या आज वर्तमान समय में जिस गति से बढ़ रही है, जिस दर से जनसंख्या बढ़ रही है, अगर इसी दर से बढ़ती रही, अगर जिस दर से बढ़ रही है 2013 के अनुसार विश्व की जनसंख्या 714 करोड़ थी। 2013 के अनुसार विश्व की जनसंख्या 714 करोड़ थी और जिस दर से जनसंख्या बढ़ रही है, अनुमान है अगर इसी दर से जनसंख्या बढ़ती रही तो 2040 तक विश्व की जनसंख्या 1400 करोड़ हो जाएगी। और अगर ये जनसंख्या 1400 करोड़ हो जाती है तो पक्की बात है कि हमारे सामने आने वाले समय में खान पान की, रहन सहन की आदि आदि समस्याएं आने वाली हैं। इसीलिए ये हमारे लिए चिंता का विषय है। इसके अलावा अगला पॉइंट इसमें आता है जैसे सीमित संसाधन। सेकंड पॉइंट है इसमें सीमित संसाधन। हमारे पास जो भी संसाधन हैं वो सीमित हैं। उन सीमित संसाधनों पर सीमित लोगों का ही अधिकार होना चाहिए। जितने उन संसाधनों को उपयोग में ले सके उतने ही लोगों का उसमें अधिकार होना चाहिए। लेकिन संसाधन तो है कम और जनसंख्या बढ़ती जा रही है अधिक। तो जनसंख्या के अधिक बढ़ने से वो संसाधन हमारे सामने कम होते जा रहे हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा, ये संसाधन इसी तरह से कम होते रहे तो आने वाले समय में वो संसाधन हमें उपलब्ध नहीं होंगे। और जब हमें वो उपलब्ध नहीं होंगे तो हम उन संसाधनों के बिना अपना जीवन यापन नहीं कर पाएंगे। तो ये समस्या हमारे सामने आने वाली है। इसके बाद अगला पॉइंट है इसमें वितरण विकेंद्रित। वितरण विकेंद्रित के अंतर्गत इसमें अगर देखा जाए संपूर्ण विश्व में जनसंख्या समान रूप से वितरित नहीं है। विश्व का 10% क्षेत्र ऐसा जिस पर 90% जनसंख्या निवास करती है। 90% क्षेत्र ऐसा जहां मात्र 10% जनसंख्या निवास कर रही है। तो अगर इसी आधार पर अगर देखा जाए तो पृथ्वी पर अधिकाधिक जनसंख्या का भार बढ़ता जा रहा है। चीन, जापान, कोरिया, भारत, पाकिस्तान, ये जो विकासशील देश हैं, इनकी जनसंख्या इतनी अधिक बढ़ चुकी है कि यहाँ का जीवन स्तर बहुत नीचा है। अगर हम अपने देश की जनसंख्या के जीवन स्तर को यूरोपीय देशों की जनसंख्या के जीवन स्तर से की तुलना करें तो यूरोप के जितने भी देश हैं, सारे के सारे देशों के लोग हमारे यहाँ के लोगों से बेहतर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वो लोग बेहतर है, उनका खान पान बेहतर है, उनका रहन सहन बेहतर है, उनका मतलब कुल मिलाकर हमसे सब तरह से वो बेहतर हैं। वहां पर रोजगार के साधन बेहतर हैं, उनके पास पैसा अधिक है, हमारे यहाँ के लोगों के पास पैसा अधिक नहीं। हमारे यहाँ की जनसंख्या में अगर देखा जाए तो इस जनसंख्या को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, एक संसाधन संपन्न लोग और एक संसाधन विहीन लोग। संसाधन संपन्न और संसाधन विहीन लोग तो वो हैं कि जिनके पास बहुत अधिक संसाधन है, और एक लोग वो हैं कि जिनके पास बहुत कम संसाधन है। और कुछ लोग बहुत कम संसाधन, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास कुछ भी संसाधन नहीं है। तो अगर हमारे यहाँ की जनसंख्या के आधार पर देखा जाए तो मात्र 10% लोग ऐसे हैं जो संसाधन संपन्न है। 90% जनसंख्या ऐसे जो संसाधन विहीन की श्रेणी में आती है। और जो संसाधन विहीन में है
वो अपना जीवन यापन तो कर रहे हैं, लेकिन अगर उस आधार पर देखा जाए तो कोई वस्तु तो उनके पास अधिक है और कोई वस्तु है ही नहीं, लेकिन जो संसाधन संपन्न उनके पास सब कुछ बेहतर है। तो इस आधार पर ये वितरण संकेंद्रित के अंतर्गत मैंने आपको इसमें बताया है। बिना बस, अगला पॉइंट है इसमें, बिना बसे भूभागों में निराशा। पृथ्वी का करीब 70% भाग ऐसा है जो बिना बसा हुआ है, जिसके ऊपर जनसंख्या शून्य है या बहुत कम जनसंख्या वहां निवास कर रही है। मात्र 30% क्षेत्र के ऊपर जनसंख्या का बसाव अधिक है, वहां जनसंख्या अधिक है। और जो 70% भाग है वो भाग हमारे किसी भी काम का नहीं, या तो वो पहाड़ों से घिरा हुआ है, पठारों से घिरा हुआ है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, वनों से ढका हुआ है या बर्फ से ढका हुआ है। तो इस कारण अगर मान लीजिए पृथ्वी का वो भाग भी मानव के बसाव के योग्य होता, पृथ्वी का वो भाग भी मानव के कृषि कार्य के योग्य होता, तो जितनी जनसंख्या है ये आसानी से, पूरे विश्व की जनसंख्या जितनी है ये आसानी से इस पृथ्वी के ऊपर निवास कर सकती। लेकिन वो भाग मानव के किसी भी उपयोग में ना होने के कारण हमारे सामने ये भी एक निराशा का विषय है। और इसके बाद इसमें आता है, अगर मैंने आपको समस्याओं के अंतर्गत बताया, इसके बाद इसमें अगला पॉइंट इसमें आता है समाधान। तो ये जो समस्याएं हैं, अब जो जनसंख्या बढ़ रही है, बढ़ती हुई जनसंख्या से जो समस्याएं उत्पन्न हमारे सामने हो रही हैं, उनका हमें समाधान कैसे करना है। तो समाधान के अंतर्गत इसमें मुख्य समाधान में जैसे कृषि का नवीनीकरण होना चाहिए। हमारे भारत में आज भी हमारे भारत के किसान कृषि करते हैं, खेती करते हैं, लेकिन खेती में अभी भी कोई पुरानी तकनीकों का उपयोग करते हैं। मशीनों का उपयोग नहीं हो रहा। बहुत सारे क्षेत्र ऐसे सिंचाई के साधन नहीं है, बहुत सारे क्षेत्रों में उर्वरकों का उपयोग नहीं किया जाता, कीटनाशक दवाओं का उपयोग नहीं किया जाता। तो अधिक उत्पादन लेने के लिए जितनी हमारी जनसंख्या है, उस आधार पर उस जनसंख्या की पूर्ति करने के लिए, अधिक उत्पादन लेने के लिए हमें आवश्यकता है कि हम कृषि का नवीनीकरण करें, कृषि में नई नई तकनीकों का उपयोग किया जाए। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे संसाधन ऐसे हैं जिनका हम उपयोग ही नहीं कर रहे। आज आवश्यकता है कि उन संसाधनों का भी उपयोग किया जाए, बेकार पड़े हुए संसाधनों को काम में लिया जाए, जिससे हमारी आवश्यकताएं ज्यादा से ज्यादा पूरी हो सकें। जनसंख्या का बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो कम बसे हुए क्षेत्र हैं, और बहुत सारे क्षेत्र ऐसे जहां बहुत अधिक जनसंख्या निवास कर रही है। जहां अधिक जनसंख्या निवास कर रही है वहां बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। भीड़ भाड़ है, प्रदूषण जैसी समस्याएं हैं, आवास जैसी समस्याएं हैं, लोगों के पास रहने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं है। अब उन लोगों को वहां से हटाकर अल्प बसे क्षेत्र हैं, कम बसे हुए क्षेत्र हैं, जो उन क्षेत्रों में उन लोगों को बसाया जाए। तो ये इसके बाद इसमें मुख्य पॉइंट इसमें ये आता है कि जनसंख्या के बढ़ने के पीछे सीधा सा कारण, जनसंख्या जो तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ रही है, हमारे भारत में अति शीघ्र यानी कम आयु में विवाह कर दिया जाता है। तो कम आयु में विवाह होने के कारण जनसंख्या उत्पन्न करने के लिए बहुत लंबा समय मिल जाता है। इसमें मुख्य जो सरकार के निर्देशानुसार 18 और 21 वर्ष, 18 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद विवाह किया जाए, शिक्षा का स्तर बढ़ाया जाए। जब 18 वर्ष की आयु पूरी होगी तो वो बच्चा शादी के बाद अच्छे और बुरे की पहचान कर पाएगा। उसको पता लगेगा कि विवाह के बाद उसको अपना गृहस्थी जीवन जीना, जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, कितने बच्चों का वो पालन पोषण, जनसंख्या के अंतर्गत इसमें
कि जनसंख्या अपनी क्षमता के आधार पर होनी चाहिए। क्षमता का मतलब हम जितनी हमारी आय है उस आय में हम कितने बच्चों का पालन पोषण आसानी से कर सकते हैं। मुख्य पॉइंट, हम कितने बच्चों का पालन पोषण आसानी से कर सकते हैं, हमारी आय कितनी है, हम अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा, बेहतर रहन सहन, बेहतर खान पान, सब कुछ बेहतर कब उपलब्ध करा सकते हैं, जब हमारे पास जनसंख्या कम होगी। और जनसंख्या अगर अधिक है तो हम उन बच्चों को ना तो बेहतर शिक्षा दे पाएंगे, ना बेहतर आवास दे पाएंगे, ना बेहतर उनको खान पान दे पाएंगे। तो इस तरह से इसमें मुख्य पॉइंट ये आता है कि विवाह का समय निश्चित होना चाहिए, देरी से विवाह किया जाना चाहिए। तो ये समाधानों के अंतर्गत मैंने आपको बताया है। इसके बाद इसमें अगला पॉइंट आता है जननांगीय संक्रमण सिद्धांत। जननांगीय संक्रमण सिद्धांत के अंतर्गत अगले पॉइंट में ले रहा हूं आपको जननांगीय संक्रमण सिद्धांत। तो जननांगीय संक्रमण सिद्धांत के अंतर्गत पहले जनसंख्या अशिक्षित थी, अब वो जनसंख्या शिक्षित हो गई। पहले जनसंख्या गांवों में निवास करती थी, अब वो जनसंख्या नगरों की ओर पलायन कर रही है, नगरों में निवास कर रही है। पहले जनसंख्या खेती करती, कृषि कार्य करते थे, अब वो जनसंख्या कृषि को छोड़कर उद्योगों को चलाने लगी, उद्योगों में काम करने लगी है। तो ये जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के अंतर्गत है। तो जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के अंतर्गत विश्व की जनसंख्या वृद्धि को इतिहास के अंतर्गत अगर देखा जाए तो 5 अवस्थाओं में विभाजित किया है। तो इसमें 5 अवस्थाएं हैं, 5 अवस्थाओं में। तो 5 अवस्थाओं में कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? पहली अवस्था है इसमें उच्च जन्म दर, ध्यान रखना इसको। नंबर 1 उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। नंबर 1 उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर। इस अवस्था के अंतर्गत आता है, जैसे कुछ देश ऐसे हैं वहां आज भी जन्म दर भी अधिक है और मृत्यु दर भी अधिक है। यानी उन देशों का इतना भी विकास नहीं हुआ कि वो मृत्यु दर के ऊपर नियंत्रण कर सकें, चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ा सकें। आज भी वो देश परंपरागत जीवन निर्वाह कृषि करते हैं, गरीबी में वो देश जीवन जी रहे हैं। और इस अवस्था में अफ्रीका महाद्वीप है, उसके करीब बहुत सारे देश इस अवस्था के अंतर्गत आते हैं, जिन देशों की आज भी जन्म दर भी ऊंची है और मृत्यु दर भी ऊंची है। अफ्रीका के देशों में जैसे सूडान, कांगो, घाना, इसके अलावा अंगोला, रोडेशिया आदि बहुत सारे देश हैं जो गरीबी का जीवन स्तर जी रहे हैं, जिनका विकास अभी इतना अधिक नहीं हो पाया है। दूसरी अवस्था में उच्च जन्म दर, दूसरी अवस्था में जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों ही उच्च है, परंतु स्वास्थ्य सेवाओं के विकास के कारण मृत्यु दर में गिरावट है। जन्म दर भी ऊंची है, नंबर 2 उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर, परंतु गिरती हुई जन्म दर भी अधिक है और मृत्यु दर भी अधिक है। लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास होने के कारण इन देशों में मृत्यु दर के ऊपर नियंत्रण कर लिया गया है। इसमें भी 2000 तक प्रथम अवस्था के जो देश थे उन देशों में कुछ सुधार होने के कारण वो दूसरी अवस्था में आ गए हैं। अफ्रीका के कुछ देश ऐसे पहले वो प्रथम अवस्था में थे, वो देश दूसरी अवस्था में आ गए हैं। तीसरी अवस्था में
उच्च जन्म दर और मध्यम मृत्यु दर। तीसरी अवस्था में उच्च जन्म दर, मध्यम मृत्यु दर। जन्म दर बढ़ी है लेकिन मृत्यु दर मध्यम है। मृत्यु दर ना ज्यादा है ना कम है। तो इस अवस्था में भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत तीसरी अवस्था में, ध्यान रखना, भारत इस तीसरी अवस्था में जन्म दर तो अधिक है और मृत्यु दर मध्यम है। चौथी अवस्था इसमें आती है, चौथी अवस्था में जन्म दर मध्यम है और मृत्यु दर निम्न है। चौथी अवस्था में मध्यम, जन्म दर तो इसमें मध्यम है और निम्न मध्यम जन्म दर। इन देशों का विकास इतना अधिक हो चुका है कि इन्होंने अपनी जन्म दर के ऊपर नियंत्रण कर लिया, जन्म दर को कम कर दिया और मृत्यु दर बिल्कुल कम हो गई, यानी मरने वालों की संख्या यहाँ पर बहुत कम है। तो इस अवस्था में जैसे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जो विकसित देश है, विकसित देश से श्रेणी में कम से करीब इसमें आते हैं। और पांचवी अवस्था इसमें निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। पांचवी अवस्था में निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। जन्म दर भी कम है और मृत्यु दर भी कम है। इन देशों में, पांचवी अवस्था के देशों में जन्म दर भी कम है और मृत्यु दर भी कम है। और अगर ऐसा ही इन देशों के सामने आज एक ऐसी समस्या है और ये देश यूरोप के करीब करीब सभी देश, लगभग सभी देश इस श्रेणी में आते हैं और इन देशों के सामने ये समस्या है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे आने वाले समय में इन देशों की जनसंख्या बहुत कम हो जाएगी। मैं एक उदाहरण के अनुसार आपको इसमें बता रहा हूं। रूस की जनसंख्या 1990 में 1480 करोड़ थी। रूस की जनसंख्या 1990 में 1480 लाख थी। रूस की जनसंख्या 1990 में 1480 लाख थी। 2007 में ये जनसंख्या घटकर 1420 लाख रह गई। और एक अनुमान के अनुसार इसमें ये बताया गया है कि अगर ऐसे ही जनसंख्या घटती रही तो आने वाले समय में यानी 2020 तक रूस की जनसंख्या 1380 लाख रह जाएगी। 1380 लाख रह जाएगी। तो इन देशों के सामने, पांचवी अवस्था के जो देश हैं, इन देशों के सामने सबसे बड़ी जो समस्या है ये जनसंख्या को नियंत्रित करना। यहाँ जनसंख्या नियंत्रित है, ना जनसंख्या बढ़ रही है ना जनसंख्या घट रही है। तो ये लेसन आपकी समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। और अपना अगला लेसन मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।